Hello friend, welcome to our YouTube channel The Dig Out Facts. Today we will discuss the Hindu newspaper for the 22nd of April 2020. So today our first ever news is ICMR asks states to stop using rapid test for the next 2 days. इसमें आईसीएमआर ने बोला है जो रैपिड किट टेस्ट किट जो चाइना से मंगवाई गई थी उनको नेक्स्ट 2 डेज के लिए टेस्ट करने के लिए नहीं बोला है, जो कि इसमें एक एम्बिग्यूटी पाई गई है, जो कि कंफर्म्ड केस थे 168 और इन रैपिड की किट से टेस्ट किए गए तो 5.4% ही पॉजिटिव पाए गए। अब इसमें आईसीएमआर के बारे में बता देते हैं। आईसीएमआर जो कि हमारा एक फेवरेट टॉपिक बन चुका है, जो आज पहली बार हमारा न्यूज एनालिसिस देख रहे हैं तो आईसीएमआर के बारे में बता देता हूँ। आईसीएमआर जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1911 में बनी थी, जिसको IRFA बोला जाता था, जो कि इंडियन रिसर्च फाइनेंशियल अथॉरिटी थी, और 1949 में ये आईसीएमआर बोला जाने लगा। अब स्टैट्यूटरी बॉडी है तो ये एक एक्ट के तहत बनी है जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक्ट बोला जाता है। इसका मेन पर्पज फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ द बायोमेडिकल रिसर्च है। इसकी ऑल ओवर इंडिया 26 जो कि इंस्टीट्यूट हैं जो कि काम करते हैं रिसर्च में डिजीज लाइक कोलेरा, डायरिया एंड काला जहर, लेप्रोसी एटसेट्रा, इन डिजीज को रिसर्च पे ये काम करते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट न्यूज। फर्दर स्कूल जस्टिफाइड इन चार्जिंग ट्यूशन फी एज दे आर होल्डिंग ऑनलाइन क्लासेज। अब सेंटर ने बोला था कि कोई भी स्कूल 3 मंथ के चार्ज नहीं करेगा फीस को, बट स्कूल जस्टिफाई कर रहे हैं कि दे आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन मटेरियल थ्रू वीडियो कॉलिंग एंड थ्रू आवर डिजिटली प्रोविजन। सो लेट्स सी हाई कोर्ट में अभी केस है तो क्या होता है। तो ये थोड़ा नॉलेज के लिए था। अब नेक्स्ट आइटम, इन टाइम्स ऑफ लॉकडाउन ए केस फॉर मीडिया एसेस टू कोर्ट। अब इसमें जो कोर्ट की हीयरिंग चल रही है, इस हीयरिंग को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी किया जाता है या जो भी हीयरिंग या प्रोसेसिंग रहती है वो अब मीडिया पब्लिक में उसको ब्रॉडकास्ट करेगी थ्रू देयर न्यूज़ चैनल एंड देयर न्यूज़पेपर। अब एक और न्यूज़ देख लेते हैं। एम्स डिप्लॉय रोबोट इन कोविड-19 वार्ड। अब इन्फेक्शन को कम करने के लिए रोबोट ने भी काम करना शुरू कर दिया है। ये भी एक अच्छा मेडिकल पे जो इम्पैक्ट आए थे उसको कर्ब करने लॉकडाउन में रोबोट का भी हम अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि रोबोट की भी एक इम्पोर्टेंट रहा है पार्ट। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, द नाउ वेयर पीपल ऑफ कोविड-19 नीड बेटर लीगल सेफगार्ड। अब इसमें ऑथर ने ये बोला है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं और जितने भी अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर से वर्कर हैं, अब उनके यहाँ पे राइट्स को सेफगार्ड करने की बात कर रहे हैं। अब ऑथर इसमें 2 एक्ट के बारे में बताता है, जो कि इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कमैन एक्ट 1979 था, जो कि पहले अर्लियर ओडिशा डडन लेबर एक्ट को रिपील करके बनाया गया था। अब इसमें ऑथर यही बोलता है कि मोस्ट ऑफ माइग्रेंट वर्कर जो कि रूट हुए हैं इंटर स्टेट, उनके पास लाइसेंस नहीं है, जो कि इन एक्ट के तहत अगर किसी को भी या कोई प्रॉब्लम या फिर दिक्कत होती है तो इसी एक्ट के तहत ही जिसने उसका हनन किया है तो पेनलाइज किया जा सकता है। बट प्रॉब्लम तो यही है कि उनके पास लाइसेंस ही नहीं है। फर्दर मोर एक्ट इज ओनली एप्लीकेबल to any establishment in which 5 or more interstate migrant workmen are employed। अब ये बहुत सारे जो कि फ्लॉ थे या ड्रॉबैक बोल सकते हैं या लैगिंग थी, ऑथर ने इन्हीं कोई कम है। ऑथर ने एक और एक्ट का बारे में बताया जो कि अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में बनाया गया था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको जो डेली दिहाड़ी वर्कर्स के लिए जो बनाया गया था, उनके लिए भी इसमें कुछ प्रोविज़न दिए गए थे। अब ऑथर ये बोलता है कि
गवर्नमेंट ने पहले से ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चला रखी है, लाइक प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो कि ओल्ड एज को प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। और बहुत सारी योजना का जिक्र किया गया, लाइक प्रधानमंत्री पेंशन योजना, जो कि अंडर एनपीएस स्कीम के अंडर आती है। प्रधानमंत्री ज्योति योजना, जिसको लाइफ इंश्योरेंस भी बोला जाता है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि हेल्थ केयर में काम करती है। अब ऑथर यहाँ पे बताता है जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, उसके 2 यूजफुल फीचर है, जो कि रजिस्ट्रेशन करता है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का, एंड उनको आई कार्ड भी प्रदान करता है। बीइंग दिस कि क्या इम्प्लीमेंटेशन और चाहिए जो एग्जिस्टिंग हमारे लॉज हैं फॉर माइग्रेंट वर्कर और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए। इसमें ऑथर सबसे पहले बोलता है कि सबसे पहले जो 1917 का ISMW एक्ट है उसको रिपील करना चाहिए, और देन ओनली अब सजेशन दे सकता है कि यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, और एक आधार कार्ड, एक यूनिक आईडी मिलनी चाहिए जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड और माइग्रेंट वर्कर हैं, सो दैट इस पेंडेमिक के टाइम पे वो कहीं पे भी अपना एक एसेस कर सके, जितने भी एनपीएस और जितनी भी योजनाएं हैं। अब स्कीम जैसे कि मनरेगा में है और उज्ज्वला का, तो ये फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। अगर एक आधार कार्ड टाइप एक परमानेंट आईडी माइग्रेंट वर्कर को मिल जाएगी तो वो इस योजना का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब इसमें ऑथर बोलता है कि एक कंप्रहेंसिव डाटाबेस ऑफ द माइग्रेंट वर्कर सोर्स एंड डेस्टिनेशन डेमोग्राफी, मतलब एक डाटाबेस बनाना चाहिए जिसको इजीली से एक्सेस किया जा सके। अब ये बोलता है कि इश्यू रिलेटेड टू माइग्रेंट वर्कमैन हैव कॉम्प्लेक्स इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट डायमेंशन। इसने बोलता है, ऑथर बोल रहा है कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में दिया गया है कि जो भी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर हैं उनको डील करना है एज ए अप्रोप्रिएट फोरम टू इफेक्टिवली एंड comprehensively. Now author बोलता है it is time to intimate a legal letic that major business to the migrant workmanship, कि ये एक सही टाइम है। इस पेंडेमिक ने हमारी आंखें खोल दी है कि हमें इन चीज़ों को रिवाइव कर लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल में हमारा जो सोशल माइंडसेट है, जो सोशल स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है, कि खबरें आ रही हैं कि चाइल्ड अब्यूज बढ़ गए हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, और वुमेन वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ा है। ये एक अच्छी खबर नहीं है। आप इसके बुरे प्रभाव में एक चाइल्ड अब्यूज कंप्लेंट भी डाल सकते हो। अब नॉन एसेंशियल कैन वेट। अब इसमें ऑथर ने ये बोला है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, जितना भी अभी 20 अप्रैल को ये लॉकडाउन थोड़ा सा इजी कर दिया गया है, इसमें ओनली जो एसेंशियल आइटम थे उन्हीं को ही अलाउड किया गया है। ऑथर ये बोलता है कि एक टाइम ऐसा ना आ जाए कि जो अभी नॉन एसेंशियल आइटम है वो ही ना एसेंशियल बन जाए, तो इसको भी रिवाइव करवाने की ज़रूरत है टाइम टू टाइम। जैसे कि बोलता है कि इलेक्ट्रीशियन को काम करने के लिए, प्लम्बर को काम करने के लिए जो आइटम की आवश्यकता होगी, वो आइटम जब तक मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा तो वो काम कैसे कर पाएगा। तो ऑथर ने यही बोला है कि गवर्नमेंट को एक बार रिवाइव करने की ज़रूरत है कि जो नॉन एसेंशियल आइटम है कि एक टाइम ऐसा ना जाए कि वही एसेंशियल बन जाए। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की बात करते हैं। द की स्ट्रेटजी इज फिस्कल एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट। इसमें ऑथर ये बोलता है कि जो एक ये पेंडेमिक है, इसका अनप्रेसिडेंटेड डिसरप्शन देखने को मिला है, और एक टाइम ऐसा है जिसको सेंटर और स्टेट को दोनों को ही एक साथ से इकट्ठा आना होगा। और ऑथर इसमें बोलता है कि बीइंग ए सेंटर क्लोजेस्ट टू द पीपल, तो उसको मोर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब ऑथर ये भी बोलता है कि स्टेट है जिसने अच्छे से इसको फेस किया है, लाइक केरला का एग्जांपल दिया है कि सेंटर का लॉकडाउन इम्पोज करने से पहले ही उन्होंने
एपिजीज एक्ट और जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 था वो इम्पोज कर दिया था। अब ऑथर ये बोलता है कि अब स्टेट को ही एक डिसीजन लेना चाहिए, न कि सेंटर को, क्योंकि स्टेट को पता है कि क्योंकि ये मोर क्लोजर टू पीपल है कि कौन सी सर्विसेज में रिलैक्सेशन देना है और कौन सी सर्विसेज को कर्व करके रखना है। अब ऑथर यहाँ पे एक बात बोलता है कि फोकस ऑन हेल्थ एंड इकोनॉमी। हेल्थ के साथ साथ जो कि एक ये इकोनॉमी प्रॉब्लम भी बना हुआ है, ये पेंडेमिक लॉकडाउन। तो इसमें ये बोलता है कि हमें हमारी जीडीपी का जो कि 1.3% अभी इन्वेस्ट किया गया है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो आयुष्मान भारत जैसी स्कीम है उनको और इन्फोर्स करने की ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब ऑथर यहाँ पे बोलता है कि जो स्टेट का रिवेन्यू था जो कि एस्टिमेट 12,000 करोड़ एवरी मंथ होता था, वो घटकर कर्नाटका के रिवेन्यू की बात की गई है यहाँ पे, जो कि घटकर अप्रैल महीने में टिल नाउ 300 करोड़ हुआ है। इट्स ए ह्यूज डिफरेंस। इसके साथ साथ उड़ीसा तमिलनाडु की बात करें तो इनमें भी तकरीबन 9,000 करोड़, और आंध्र प्रदेश की बात करें तो अगेन 9,000 करोड़ का मतलब ये डाउनफॉल में चल रहे हैं। अब ऑथर यहाँ पे बोलता है कि स्टेट हैव फर्दर अप्रोच टू द सेंटर दैट दे शुड बी गिव सम मोर रिलैक्सेशन बाय फाइनेंशियली। अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो फ्यूचर शॉक, इसमें जो ऑयल प्राइसेस डाउनफॉल चल रहा है उसके बारे में बताया है। ऑथर ने बोला है कि 50 साल पहले जो 1973 में एक डाउनफॉल हुआ था जिसमें एक बैरल का $12 आ गया था रेट, अभी जो हिस्टोरिकल डाउन है उसमें 40.32 पर बैरल हो गया है। इसमें ऑथर ने नेगेटिव प्राइस इम्प्लाइज बोला है इसको, कि सेलर को ही बायर को पैसे देने पड़ेंगे। इसको हम पेज नंबर 10 पे डिस्कस करेंगे, वहाँ पे भी एक न्यूज़ आया है। बेटर है कि ये अच्छी तरह समझ में आएगा, वो क्वेश्चन आंसर किए गए हैं वहाँ पे, तो बेटर हम इस न्यूज़ को वहीं पे डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा पेज नंबर 4 पे भी माइग्रेंट पॉलिसी वर्कर के बारे में जो आए थे, जो कि 2 एक्ट थे। एक तो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट 1979 में हुआ था, और एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो कि 2008 में हुआ था। उसमें ही पॉलिसी के चेंज के बारे में बताई। उसने बोला है कि वाई माइग्रेंट ऑक्यूपाई सेंटर स्टेज। इसने ऑथर ने बोला है कि ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। ऑथर ने बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी है और इन्हीं पे ही डिपेंड करती है, लाइक 90% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है इंडिया में, और सीजनल वर्कर भी है। सीजनल वर्कर लाइक जो वर्कर सीजन वाइज जाते हैं, लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ आवर क्रॉप्स। तो एज वी नो एग्रीकल्चर कंट्री, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो उसने यही बोला है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इनके अधिकारों की रक्षा करना हमारी प्रायोरिटी बन जाता है। अब ऑथर ये बता रहा है कि डिलीवरी रिलीफ पैकेज इन लोगों को कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। ऑथर ने बोला है कि नो डाउट 1.7 लाख करोड़ जो कि सेंटर ने एक पैकेज दिया था, मतलब इस पेंडेमिक के इम्पैक्ट को कम करने के लिए। देन ऑथर बोलता है कि डिस्पिट द गवर्नमेंट गुड इंटेंशन द पैकेज विल नॉट बेनिफिट सीजनल माइग्रेंट। अब ये बोला है कि इसमें और बंदों को तो फ़ायदा होगा, और बट सीजनल माइग्रेंट जो माइग्रेंट करके आते हैं अपने स्टेट को छोड़ के, उनको फ़ायदा नहीं होगा। और जो कि मनरेगा वेजेज है वो भी बढ़ाए हैं, बट इनको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब ऑथर यहाँ पे एक यही बोलता है कि डिजास्टर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू क्रैक स्ट्रक्चरल रोंग, कि डिजास्टर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें बताता है कि इसके स्ट्रक्चर को कैसे रिवाइज करना है, जो जो कमियां थी उस स्ट्रक्चर को कैसे हम रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑथर 4-5 चीज़ें बताता है कि इन
माइग्रेंट वर्कर की पब्लिक हेल्थ और पॉलिटिकली इकोनॉमी 5 रीजन बताए हैं कि इनको कैसे अप किया जा सकता है और क्या फ्लॉ है। इसमें सबसे पहले ये बोलता है कि सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं माइग्रेंट वर्कर के, जैसे बताया कि इसमें एक बिहार का आंकड़ा दिया गया है कि तकरीबन 123 मिलियंस जो वहाँ की पॉपुलेशन है, उसमें माइग्रेंट वर्कर 10 मिलियन है, और आगे फर्दर 20% दिल्ली में जो माइग्रेंट वर्कर बिहार से ही है। सेकंड बताया है कि इंडियन इकोनॉमी जो मैंने बताया था कि इन्हीं पे ही चलती है। थर्ड, माइग्रेंट bring to shore state and economic shock. There are नो कंपनसेटरी सोर्स फॉर, इनके लिए कंपनसेशन के लिए कोई भी अलग से सोर्स नहीं है। चौथा यही बताया गया है कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम इनकी हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही इनको घर तक वापस जाने के लिए कुछ भी है। और फिफ्थ, इनको अगर इस पेंडेमिक की बात करें तो इनके हाइजीन कंडीशन भी बहुत कम है। तो इसमें पॉलिसी को चेंज करने का ही मेन आइडिया बताया, और ये 4 पॉइंट जो कि ऑथर ने यहाँ बताए, हम डायरेक्टली मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ माइग्रेंट वर्कर बैडली अफेक्ट इन ड्यूरिंग दिस कोविड-19 लॉकडाउन, तो ये 4-5 पॉइंट हम लिख सकते हैं कि हाइजीन कंडीशन हो जाती है, उनकी हेल्थ कंडीशंस का, लिवलीहुड्स का और ट्रांसलेशन का, ये सब हम मेंशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, इल इक्विप टू डील विद ए क्राइसिस। इसने ऑथर ने ये बोला है कि इंडिया जो कि साइंस की महत्वता को बताया गया है कि हाउ साइंस इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, easy disaster underline national vulnerability accentuated by inadequate science and research infrastructure। इसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है और साइंस का रोल बढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें एक केस स्टडी का जिक्र किया गया है, केस स्टडी दी गई है जो कि यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट की है। यहाँ पे बोला है कि हुब्बाली अंकोला रेलवे लाइन है जो कि कर्नाटका में लास्ट रिमेनिंग फॉरेस्ट है वेस्टर्न घाट में, उसको भी काटने की ज़रूरत है। तो हमारा सेंट्रल आइडिया यही है कि हमें ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर नहीं करना है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन करना है। यहाँ पे ऑथर लास्ट में यही बोलता है, वी मस्ट इंश्योर हेल्थ केयर एज एन इंडिविजुअल बेसिक राइट एंड अर्थ केयर एज ए कलेक्टिव राइट। और आज अर्थ डे भी है, तो अर्थ की जितनी भी स्पीसीज है उनको बचाने का हमारा जिम्मा भी है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, HNRC नोटिस टू DGP ओवर पालघर केस। पालघर केस में क्या हुआ था क्या नहीं, NHRC के बारे में बता देते हैं। NHRC जिसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोला जाता है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि NHRC एक्ट 1993 के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इसके मेनली ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिफाइनिंग बाय राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो चेयरमैन होता है जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है, और इसके 3 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक मेंबर तो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज, एक सुप्रीम कोर्ट का जज एंड एक जज जो कि लेडीज का होना ज़रूरी है। लाइक अभी प्रेजेंटली NHRC में बात करें तो जो हमारे चेयरमैन है HL दत्तू है, जो फॉर्मर CJI थे, और लेडीज़ में एक जो लेडीज़ मेंबर है ज्योति कालरा है। आई होप अभी NHRC के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा, और यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंस टू अटेंड दैट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे बात करते हैं ड्रग्स फॉर सेप्सिस टू बी टेस्टेड फॉर कोविड-19। अब यहाँ पे एक सेप्सिस ड्रग बताई गई है जो कि डेवलप की गई है अहमदाबाद बेस्ड कैडिला फार्मास्यूटिकल एंड द काउंसिल ऑफ CSIR ने इसको डेवलप किया गया है। अब ऑथर ने बताया है कि ऑथर ने ये बोला है कि सेप्सिस क्या होता है। ये बोला है कि सेप्सिस वाज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर ट्रीटिंग सेप्सिस बाय ए क्लास ऑफ पैथोजन कॉल्ड
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट आर नोन टू कॉज लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। अब इसमें इसको कैसे इसकी थेरेपी से इसको लाइक जो पेशेंट है उसको कैसे क्योर किया जाता है। इसमें बोला कि एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ साइटोकाइन्स केमिकल सिग्नलिंग द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्शन आर प्रोड्यूस इन द अर्ली स्टेज ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्स अगेंस्ट एन इन्फेक्शन टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अब ऑथर ये बोलता है कि अगर ऐसी जैसे सेप्सिस जैसी दवाइयाँ या थेरेपी का क्या एडवांटेज है, क्योंकि ये तो पहले ही हमारे मास क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होती है, तो एक तो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है इनको डेवलप करने के लिए, और इन पर ट्रायल के लिए भी मासेज में यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे होता है सेप्सिवैक रिड्यूस द डेज ऑन वेंटिलेटर। इसके बेनिफिट बताए गए हैं। वेंटिलेटर पे मतलब वेंटिलेटर भी स्पेयर हो सकते हैं, आईसीयू का कम खर्चा होता है, और यही सब इसके बेनिफिट बताए गए हैं। बट इसका रिजल्ट आने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। होप इट विल बी वर्कफुल। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। क्या नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जो कि यहाँ पे बताया था, वाई ऑयल प्राइसेज इन नेगेटिव टेरेन, जो कि पेज नंबर 8 आई थिंक 8 पे था एडिटोरियल में। यहाँ पे हम अच्छे से देखेंगे कि ये ऑयल प्राइसेस हैं जो इतने नेगेटिव में क्यों चले गए हैं। इसमें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10-15 दिन पहले, जो कि सऊदी अरबिया और रशिया में एक टसल चल रहा था कि सऊदी अरबिया ने बोला था कि रशिया को कि वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कम कर दे, सो दैट कि जो क्राइसिस अभी चल रहा है लाइक इतना जो चीप तेल उनको बेचना पड़ रहा है, ये क्राइसिस ना आए, तो बट रशिया नहीं माना। तो इसमें ऑथर यही बोलता है कि ये इतना नेगेटिव क्यों हो गया है। इसमें ये बोला है कि सबसे पहले तो ऑथर 2 कारण देता है। दिस कुड बी ड्यू टू रीजन ट्रेडर एक्सपेक्ट डिमांड टू रिकवर बाय जून एज लॉकडाउन आर लिफ्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इकोनॉमिक इक्विटी रिज्यूम। सेकंड ये बोलता है कि इसकी स्टोरेज की भी जो कैपेसिटी है वो खाली हो जाएगी। अभी स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं है, इसलिए ये इतना सस्ता हो गया है। अब ऑथर से ये क्वेश्चन भी किया गया है कि यहाँ पे क्या इसको स्टॉक भी कर रहे होंगे लोग, तो ऑथर ने बोला एग्जैक्टली जो ट्रेडर है उसको स्टॉक भी कर रहे होंगे। जैसे कि 1990 में कुवैत का इन्वेजन हुआ था, तो ट्रेडर ने इसको स्टॉक करना शुरू कर दिया था, तो आज भी ऐसा ही ये प्रॉब्लम आ सकती है। ऑथर यहाँ ये बोलता है कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और सेकेंडली इंडिया इज क्वाइटली बिल्डिंग अप इट्स स्ट्रेटजिक रिजर्व, और इंडिया भी अपना रिजर्व बनाने के लिए स्ट्रेटजिकली इसको हैंडल कर रहा है। यहाँ पे एक न्यूज़ देख लेते हैं। ये एक वनडे टाइप क्वेश्चन या यूपीएससी भी इसमें पूछ सकता है कि कांधमल ट्राइब कहाँ से है, तो कांधमल ट्राइब उड़ीसा से है, ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या न्यूज़ है। आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा न्यूज़ दिया गया है। NBFC सीक RBI क्लैरिफिकेशन ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए डिफ़ॉल्ट। इसमें अब डिफ़ॉल्ट किसे बोला गया है यहाँ पे देखते हैं। ए लोन कैन बी टर्म डिफ़ॉल्ट इफ रीपेमेंट इज ड्यू फॉर इवन 1 डे। अगर लोन को हम नहीं चुका पाते हैं तो उसको डिफ़ॉल्ट में डाल दिया जाता है। अब RBI ने जो कैटेगरी रखी गई है 0 से 30 डेज, जिसको स्पेशल मेंशन अकाउंट SMA 0 बोला जाता है, और 31 to 60 डेज में SMA 1 और SMA 2 61 to 90 डेज में। अब NBFCs ने RBI से क्लासिफिकेशन मांगा है कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन क्या इसमें कुछ बदलाव होंगे या इनको डिफ़ॉल्ट में डालना है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।